नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का। तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में किसानों, युवाओं और पेंशन भोगियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने भावांतर योजना को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के तहत सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,000 रुपए से बढ़ाकर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। इन फैसलों में राज्य सरकार ने सोयाबीन की फसल के लिए भावांतर योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से बचाना है। अंतर की राशि भावांतर योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में सिंगल क्लिक पर हस्तांतरित की जाएगी। सरकार ने कोदो, कुटकी जैसी पारंपरिक फसलों को प्रोत्साहन देने का फैसला भी किया है। इस फसल को मिलेट्स अनाज श्रेणी में शामिल किया गया है। विधायक मधु वर्मा को हार्ट अटैक आने पर जान बचाने वाले पुलिसकर्मी को आउट ऑफ टर्म जाकर प्रमोशन देने का फैसला भी किया गया। कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को 1,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया गया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को प्रोत्साहन के लिए 105 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का फैसला किया गया। भावांतर योजना जिसकी घोषणा तो हमने पहले ही कर दी, पर आज कैबिनेट ने उसको विधिवत रूप से प्रस्ताव पारित किया है। आप सभी जानते हैं कि भावांतर योजना सोयाबीन का MSP इस बार 5,328, तो इस बार हमने छठे और सातवें वेतन आयोग में इनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। बहुत बड़े बड़े कोचिंग क्लास, बाहर के कोचिंग क्लास में हम कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो हमने उन सब रजिस्टर्ड कोचिंग क्लासों को जो नेशनल लेवल की है उसमें भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, इसलिए उन सब का रजिस्ट्रेशन करने का पूर्ववत निर्णय लिया है। इसके अलावा कैबिनेट में पेंशनर्स के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। राज्य के पेंशन कर्मचारियों को 6वें और 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे 1.5 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल ओरछा दौरे पर रहेंगे। यहां राम राजा सरकार के दर्शन करेंगे। इसके बाद राम राजा लूप के फेज 2 का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वृद्धाश्रम में पहुंचकर बुजुर्ग लोगों के साथ भोजन करेंगे। इसके अलावा विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओरछा क्षेत्र को 100 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ अपना हेलीपैड से आगमन और उसके बाद राजा राम मंदिर में जाकर के दर्शन पूजा का कार्यक्रम है, और इसके बाद फिर जो है स्थानीय जो लोकार्पण और इसके नवनिर्माण जो हुए हैं उनके लोकार्पण होंगे और शिलान्यास होंगे, कुछ कार्यक्रम है। इसके अलावा आम सभा है और वृद्धाश्रम में जाकर के उनके बच्चों के साथ में भोजन का प्रोग्राम है। उसके बाद फिर वापसी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर्स SP कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस में शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से लेकर कानून व्यवस्था पर फोकस रहा। 2 दिनों के मैराथन मंथन के बाद सुशासन संवाद कार्यक्रम हुआ। आखिर कैसे रही 2 दिनों का कॉन्फ्रेंस, CM ने किन बातों पर दिखाया जोर, देखिए इस रिपोर्ट में। 2 दिनों की कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का फोकस जन समस्याओं के त्वरित निराकरण पर रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवाचार ऐसे हो जो दीर्घकालिक रूप से व्यवहारिक हो, नागरिकों की सुविधा बढ़ाएं, शासन की फ्लैगशिप योजनाओं को सहयोग दें। राज्य सरकार नवाचारों का स्वागत करती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि बुनियादी प्रशासनिक कार्य इससे प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि नवाचार तुगलकी प्रयोग न बने, नागरिक जीवन को सरल बनाने का माध्यम बने। मुख्यमंत्री ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम को सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने निर्देश दिए
कि सभी सेवाएं निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से दी जाएं। यदि देरी होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगली समीक्षा में यह देखा जाएगा कि कितने मामलों का समय पर निराकरण हुआ, कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। बहरहाल 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री साय का फोकस जिन मुद्दों पर रहा उन्हें जान लेते हैं। ई ऑफिस प्रणाली का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए। जन शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। डिजिटल माध्यम से स्थिति बताएं। फील्ड विजिट और निरीक्षण की स्थायी प्रणाली विकसित की जाए। नागरिक सेवाओं को डिजिटल करना पारदर्शी शासन की दिशा में बड़ा कदम है। कलेक्टर सुनिश्चित करें कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अधिकाधिक सेवाएं उपलब्ध हो। सभी जिलों और विभागों में ई ऑफिस सिस्टम का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। लंबित फाइलों को डिजिटल माध्यम में लाना होगा ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री के सुशासन संवाद में अधिकारियों को सुशासन के टिप्स दिए। सीएम ने कहा कि सुशासन कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं है, निरंतर सुधार की एक प्रक्रिया है। इसके लिए हर अधिकारी को अपने भीतर बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे छोटे प्रयास ही विकसित छत्तीसगढ़ की बड़ी तस्वीर बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से अपेक्षा की कि वे जनता के बीच जाकर योजनाओं का वास्तविक प्रभाव देखें, तकनीक और अनुशासन का प्रशासन की संस्कृति बनाएं, राज्य को वर्ष 2047 तक विकसित भारत की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर्स को जहां नागरिक समस्याओं के निराकरण पर फोकस करने के निर्देश दिए, वहीं शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के लिए मददगार बनने की नसीहत भी दी। सीएम ने अपराध की घटनाओं को रोकने और प्रशासन में पारदर्शिता के भी निर्देश दिए हैं। ऐसे में यह तय है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के निर्देशों की झलक प्रशासनिक कामकाज में दिखेगी। इससे प्रदेश में कामकाज का बेहतर माहौल बनेगा, साथ ही जन सुविधाओं की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। गौरव शर्मा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ मुद्दों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कड़ा रुख देखने को मिला। चंगाई सभाओं और धर्मांतरण पर सीएम ने अधिकारियों को सख्त संदेश दिया। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा और एसपी के बीच कानून व्यवस्था को लेकर बहस की खबरें भी सामने आई। इस पूरे घटनाक्रम पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। वहीं विजय शर्मा ने चंगाई सभा को बंद करने की बात कही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिल्कुल ठोस कदम उठाया जाएगा, उसमें कार्रवाई भी हो रही है, जहां भी जानकारी में आ रही, जहां भी शिकायत हो रही है। और इसके लिए हम लोग आने वाले विधानसभा के सत्र में कड़ा एक विधेयक भी ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बस्तर हॉट स्पॉट बना हुआ है। बस्तर में लगातार धर्मांतरण की शिकायतें सामने आ रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर से ही धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कदम उठाने की बात भी कही। साथ ही धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाने के संकेत भी दिए। दरअसल बस्तर में इस समय धर्मांतरण को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि भोले भाले आदिवासियों को बहलाकर, फुसलाकर और लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण ने जहां आदिवासी और सनातन संस्कृति पर सीधा प्रहार किया, तो वहीं प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की आशंका भी लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि अब सरकार धर्मांतरण पर सख्त रुख अपना रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि हमारी सरकार बहुत जल्द कठोर कानून लेकर आएगी। दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकारों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ। हमारी सरकार धर्मांतरण को लेकर पूरी तरह से गंभीर है, धर्मांतरण रोकने को लेकर गंभीर है। लगातार कार्यवाहियां हो रही है धर्मांतरण के, जहां पर भी मामले आ रहे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी एक कठोर कानून हमारी सरकार लेकर आएगी। इन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए हैं। हमारे जो रमन सिंह जी हैं 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके समय में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। तो धर्मांतरण तो इन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ये सिर्फ हवा बनाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। ऐसे में धर्मांतरण को लेकर सियासत तो हो ही रही है। शहरी क्षेत्रों में लगातार धर्मांतरण की शिकायतों ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।
हटा क्षेत्र के सतरिया गांव में पिछड़ा वर्ग के युवक को पैर धुला हुआ पानी पीने के लिए मजबूर किया गया, जिसका वीडियो वायरल होते ही एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के जांच दल ने पीड़ित परिवार से मिल व्यथा सुनी और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। दरअसल पीड़ित युवक ने गांव के अन्नू पांडे का एक मीम इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था। मामले को तूल पकड़ता देख पीड़ित पुरुषोत्तम ने पोस्ट डिलीट कर दी और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। फिर भी लोगों ने उसे पकड़कर सजा दी। उसे अन्नू पांडे के पैर धोकर वही पानी पीने को मजबूर किया गया और पूरे समाज से माफी मांगने को कहा गया। किशोर न्याय अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राजधानी रायपुर के शासकीय बालिका गृह में अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार को की गई। इस दौरान महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत शासकीय बालिका गृह में रह रही बच्चियों के बेहतर विकास के लिए कई सुविधाएं दी जाएंगी। मंत्री राजवाड़े ने जानकारी दी कि प्रदेश के 4 संभागों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत बच्चियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास फोकस किया जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम के तहत आज कार्यक्रम उद्भव का शुभारंभ किया गया। हमारे साथ खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बातचीत कर लेंगे। मैम, आज आप इस कार्यक्रम में पहुंची हैं, किस तरीके से आगे रूप देखा है? माइक हटा विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए क्योंकि अभी फिलहाल में अभी स्टार्ट किए 4 संभाग में कर रहे हैं, एक संभाग छोड़ रहे हैं, एक संभाग में करेंगे, लेकिन 4 संभाग को लेकर ले रहे हैं, जिसमें हम दोनों जगह ये तो संस्था में हम बच्चों को और ज़्यादा से फिट कर सकें, उन्हें और ज़्यादा विषय पे बता सकें और ज़्यादा उनकी देखरेख के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे बाल देखरेख संस्था के लिए जो काम करने वाले हैं, बच्चों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करना, शिक्षा कार्यक्रम में उन्हें और ज़्यादा जैसे ट्यूशन, शिक्षक प्रशिक्षण, बच्चों की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना, स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम, विकासात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे जीवन कौशल, वित्तीय साक्षरता आदि के लिए। और जैसे गैर संस्थागत देखिए जो संस्था 4 संभागों को लिया जा रहा है, एक संभाग छोड़ा गया है, कुछ ऐसा खास रीजन एक संभाग को? हाँ, नहीं ऐसा कोई खास रीजन नहीं, बस अभी फिलहाल में 4 संभाग को देख रहे हैं, फिर धीरे से तो संभाग में भी हम करेंगे। छत्तीसगढ़ जो है वो आने वाले समय में खासकर जो बच्चियां हैं उनके लिए और बेहतर काम करने जा रहे हैं, चाहे वो बात हो जाए शिक्षा की, चाहे वो बात हो जाए स्वास्थ्य की, या फिर बात हो जाए खेल की। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनीषा त्रिपाठी, आई। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक आश्चर्य की बात सामने आई है, जहां स्कूली बच्चों को शासन की मध्याह्न भोजन योजना का 1 दशक से लाभ नहीं मिल रहा है। मामला रीवा जिले के गंगेय ब्लॉक के नीबी शासकीय स्कूल का है, जहां बच्चों को 10 साल से मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। शायद यह प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्कूल होगा जहां मिड डे मील भोजन योजना लागू नहीं है। हालांकि प्राचार्य ने मामले की शिकायत बीआरसी के अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। बता दें कि मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जो सरकारी और शासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को दोपहर का मुफ्त और पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। इससे स्कूल में बच्चों की उपस्थिति और नामांकन दर बढ़ाती है। लेकिन शासकीय माध्यमिक शाला नीबी एक ऐसा स्कूल है जहां 10 सालों से मिड डे मील योजना नहीं पहुंच पाई है। खाना तो दूर, यहां पीने के पानी तक की उचित व्यवस्था नहीं है। एक शिक्षक ने बताया कि 12 साल से यहां हूं, पर यहां कभी भोजन बनते नहीं देखा, इसलिए बच्चे पढ़ाई के बीच भूख लगने पर स्कूल छोड़कर घर चले जाते हैं। बिना बिजली के यहां स्कूल कई समस्याओं से घिरा हुआ है। मुख्य समस्या है कि हम लोगों का काम बच्चों को पढ़ाना। टीचर मेरे यहाँ 3 रेगुलर हैं, 2 अतिथि हैं, 5 लोग हम लोग हैं, और बच्चे नहीं आते, किसको पढ़ाए। अब बच्चे सिर्फ मध्याह्न भोजन का एडमिशन नहीं हो पा रहा, अन्य बच्चे आते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा आदिवासियों बच्चे हैं, अब बच्चे आने को तैयार नहीं है। योजना का लाभ नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ समस्या, सबसे पहली समस्या है मध्याह्न
मध्याह्न के कारण बच्चे नहीं आते हैं, कम आते हैं, एडमिशन लेने जाओ तो नहीं देते हैं। वही बोलते हैं कि हम मध्याह्न नहीं मिलता है बच्चों को तो हम नहीं भेजेंगे, और जो आते भी हैं उसमें भी कम आते। भाई खाना नहीं मिलता छोटे छोटे बच्चों को तो कैसे आए, नहीं आ पाते हैं। हैंड पंप नहीं है, खाना नहीं बनता, लाइट बिजली नहीं है, खाना मिलता ही नहीं, खाना नहीं मिलता। कब से नहीं मिला? 2-3 महीने बाद 1-2 दिन मिला है, अब नहीं मिला। नशे का गढ़ बन चुके रीवा में दबिश देकर प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के धोबिया टंकी के पास एक घर में दबिश देकर कोरेक्स सिरप को जब्त किया है, जहां से नशे का कारोबार करने वाली 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये महिलाएं लंबे समय से नशीली कफ सिरप बेचने का काम कर रही थी। जानकारी के अनुसार पुलिस को चकमा देने के लिए महिलाओं ने दीवार से बनी अलमारी के अंदर गुप्त जगह बनाई थी, जहां वो नशीली सिरप रखती थी। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सैकड़ा भर नशीली सिरप की बोतलें जब्त की है। इलाके में कुछ महिलाएं कोरेक्स कफ सिरप बेच रही हैं। इस संबंध में तत्काल मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली वहां पर पहुंचे और उन्होंने 3 महिलाओं के कब्जे से 101 कप सिरप जब्त की है। इसमें 3 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है जो इस तरीके के धंधे में पूर्व से भी लिप्त रही हैं। नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए बन रही फिल्म गैंग्स ऑफ रायपुर 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ में रिलीज होगी। इस फिल्म में एक जागरूकता पर आधारित गीत करते हैं जो नशा का विमोचन मंगलवार को रायपुर में किया गया। फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद खान और डायरेक्टर को प्रोड्यूसर के शिव कुमार ने बताया कि इस फिल्म को हमने सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए बनाया है। उनका मानना है कि यह फिल्म खासकर युवाओं को सोचने पर मजबूर करेगी कि नशा किसी भी रूप में समाधान नहीं बल्कि विनाश की शुरुआत है। समाज में नशे की बढ़ती लत न केवल व्यक्तियों की सेहत को बल्कि पूरे परिवार की खुशियों को लील रही है। शुरू किया था, मैं भी यही सोचा था कि छत्तीसगढ़ में कभी फिल्म नहीं बनाऊंगा और कभी अपने आप को एज ए फिल्म मेकर देखूंगा भी तो छत्तीसगढ़ में नहीं देखूंगा। बट ओवर द टाइम ये एक जिद बन गया कि जब हर कोई बाहर जा रहा है, अच्छे कहानी जो भी बना रहा है वो सब बाहर जा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, लेकिन किसी को तो थोड़ा सा ऑफ द बीट जाके कुछ करना पड़ेगा। और इसमें मेरी अकेले की मेहनत नहीं, जो टीम जो देख रहे हैं आप, मेरे अलावा जो बाकी लोग कास्टिंग है, फिल्म मेकिंग के बारे में जो है वो है टीम। अगर आपकी टीम अच्छी होगी तो आप कुछ भी अचीव कर लेंगे, और टीम का एक भी मेंबर अगर सही नहीं रहा तो जो चाहोगे उसको हासिल करने में कठिनाई होगी और डिले होगा। इस फिल्म में मुंबई के लगभग हमारे सारे कलाकार मुंबई में ही रहते हैं, रहने वाले बेसिकली छत्तीसगढ़ के हैं, बट उनका अधिकतर वर्क वहीं होता है मुंबई में, तो उनको फिर बुलाया गया यहाँ पे। और इसकी फाइनल डेट है 28 नवंबर 2025। और पन्ना से बड़ी खबर है, बाघिन ने किया जिप्सी का पीछा, पर्यटक जान बचाकर भागे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व का ये मामला है। ये देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जब पर्यटक बाघिन को देखने पहुंचे थे, लेकिन अचानक से बाघिन जो है वो नाराज हुई और पर्यटकों का उसने पीछा करना शुरू कर दिया। देखिए ये तस्वीरें कैसे जान बचाकर पर्यटक जो है वो भागे हैं। दरअसल कई बार जानवरों को देखने जाने के बाद से जानवर जो है वो उन चीजों से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं और वो कई बार अपना बर्ताव जो है वो बदल देते हैं, जिससे पर्यटकों की जान खतरे में बन जाती है। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व का मामला, जहां पर एक बाघिन जो है पर्यटकों से नाराज हो गई और जिप्सी का पीछा कर दिया। रुके बाप रे, टाइगर हमारे पीछे दौड़ गया था। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।